तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल हम लोग पहले ही टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका कि पार्ट 1 हो चुका है। जिसने भी पहले सबसे पहले पार्ट 1 नहीं देखा, तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही ये शक्ति समझ में आएगा। उसमें पहला टॉपिक में हम लोगों ने उसका नियुक्ति कैसे होता है, उसका शपथ कैसे होता है, उसका कार्य अवधि क्या है, और उसका रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जिसमें कि आज हम लोग चर्चा करने वाले शक्ति के बारे में। पिछला क्लास में जैसा कि हम बताए थे कि अगला टॉपिक जो है राज्यपाल के शक्ति के बारे में होगा। और इसके बाद भी 2 वीडियो आएगा राज्यपाल के बारे में, जिसमें कि एक में राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलना किया जाएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। और दूसरा में किया जाएगा कि आर्टिकल के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल के बारे में राज्यपाल का किस बारे में दिया हुआ है। तो वो भी जानना जरूरी है आप लोग के लिए। जो भी ऑनर्स दे रहे हैं उसके लिए कुछ खास जरूरी नहीं है वो, लेकिन जो कंपटीशन है। तो चलिए बिना बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप इसका फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शक्ति के बारे में देखते हैं। राज्यपाल का राष्ट्रपति के अनुरूप एक 4 प्रकार का शक्ति मिला हुआ: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्ति। तो इसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। राज्यपाल की जो शक्ति होती है 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ के लिए हमारे वेबसाइट, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही हमारे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप जाके। ठीक है, पूरा का पूरा 8-9 पेज 10 पेज का है, तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन और कंपटीशन दोनों लेवल के लिए बस एक वीडियो राज्यपाल आप ये देख लीजिए, उसके बाद कोई भी राज्यपाल का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के आप बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो कार्यकारी शक्ति हो गया। 4 प्रकार की शक्ति राज्यपाल को मिला हुआ, राष्ट्रपति की तरह ही। सबसे पहले हो गया कार्यकारी शक्ति, उसके बाद विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। क्या बोले? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, ये 4 शक्ति मिला हुआ है राज्यपाल को। तो एक एक करके हम लोग इसका डील करेंगे कि किस शक्ति में क्या क्या उल्लेख है। तो सबसे पहले आता है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में सबसे पहला नंबर में क्या है कि औपचारिक रूप से सभी प्रकार का जितना भी काम होगा राज्य में, सभी जो है राज्यपाल के नाम पे ही सब कार्य लिया जाएगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है। मतलब कि राज्य में कुछ भी काम करना होगा, कुछ भी विधि निर्माण का काम करना होगा, वो अंतिम अनुमति राज्यपाल ही उसको देगा कि ये काम करना चाहिए, ये काम होगा कि नहीं होगा। तो राज्यपाल कहीं वो नाम पर होता है। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट है कि वह राज्य सरकार के कार्य का लेन देन के लिए नियम बना सकता है। लेन देन मतलब कि वो विधि के निर्माण में किसी भी प्रकार का वो नियम बना सकता है। मंत्रियों का आवंटन है तो वो नियम बना सकता है कि मंत्री कैसे मतलब कि आवंटन नियुक्त होंगे, उसके लिए भी राज्यपाल नियम बना सकता है। ये 2 पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर यह है कि वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और जो नियुक्त होता है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर भी पद धारण करता है। मतलब कि जब मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करता है, और जब अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है तो वो मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करके अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट हो गया उसका शक्ति में। चौथा नंबर पॉइंट हो गया कि वह महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, और राष्ट्रपति वहाँ पे नियुक्त करता था अटर्नी जनरल को, और यहाँ पे नियुक्त करता है ये महाधिवक्ता को। और उसका पारिश्रमिक भी राज्यपाल ही तय करता है। उसके बाद देखते हैं कि वो जो है राज्य नियुक्ति आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है और उसी का पद पे ही वो धारण किया हुआ रहता है। मतलब कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर ही वो राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद जारी रहता है। उसके बाद है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उसे हटाने का दायित्व सिर्फ राष्ट्रपति का। हटाने का अधिकार किसको है? हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब हो गया स्टेट पीसीएस। ठीक है, जितना भी जैसे कि बीपीएससी करते हैं हम लोग, अगर बीपीएससी करते हैं तो बीपीएससी का चुनाव होता है, उसको राज्य लोक सेवा आयोग ही उसको बोला जाता है। तो ये अधिकार राज्यपाल को मिला है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को ये भी बोल सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कुछ अलग से सीट आवंटित किया जाए, मतलब अलग पद दिया जाए, ये बोल सकता है। तो ये 6 नंबर पॉइंट यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। 6 नंबर पॉइंट में क्या क्या बोले। सबसे पहले तो वो राज्य में जितना भी प्रकार का काम होता है सब कुछ होता है
राज्यपाल के नाम पर होता है। दूसरा हो गया कि लेन देन विधि बना सकता है। तीसरा हो गया मुख्यमंत्री अनुमंत्रियों की नियुक्ति करता, महाधिवक्ता को नियुक्ति करता, निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति करता, राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्त करता। उसके बाद हो गया कि वह मुख्यमंत्री प्रशासनिक मामलों या किसी मामले में वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो होता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति वहाँ का प्रधानमंत्री से सब ये जो जब राष्ट्रपति हम जब पढ़ा रहे थे आपको, तब बताए हुए थे कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार प्राप्त है, वो प्रधानमंत्री से सभी प्रकार का विधिक प्रक्रिया के बारे में पूछताछ कर सकता है। उसी प्रकार राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से ये काम करवा सकता है कि काम कहाँ तक पहुँचा, नाला का काम कहाँ तक पहुँचा, रोड बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा। तो राज्यपाल इस सब बारे में पूछ सकता है मुख्यमंत्री से। समय समय पर मुख्यमंत्री को भी खुद से इस बारे में बताना होगा इसको, राज्यपाल को। उसके बाद आता है कि वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में संवैधानिक रूप से कार्य नहीं चल रहा है, अच्छा से काम नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि मेरा राज्य में जो है सही ढंग से संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा कीजिए महोदय कि आप यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए, जिससे कि फायदा हो जाएगा। मतलब कि उसके बाद स्थिति सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये राज्यपाल को यह हक होता है कि वो राष्ट्रपति को बोल के ऐसा करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9वां नंबर पॉइंट है कि राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है विश्वविद्यालय, टीएमबीयू, मुंगेर, ये सब जो यूनिवर्सिटी जो भी है कुलपति नियुक्त करता है। विधायी शक्ति पहला में देख लिए हम लोग, कार्यकारी शक्ति क्या क्या है, उसका देखते हैं विधायी शक्ति क्या क्या है। तो राज्यपाल जो होता है राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। हम आपको पहले ही बताए थे, फर्स्ट क्लास में ये बताए हुए थे। इस नाते उसका बहुत सारा विधायी शक्ति प्रमुख हो जाता है। क्या क्या विधायी शक्ति प्रमुख हो जाता है देखते हैं। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकता है। राज्य विधानसभा का सत्र को बुला सकता है, उसको भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। ये सब राज्यपाल का अधिकार है, वो कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि वो साल में जो पहला सत्र होता है उसका वो अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता मतलब संबोधित करता है पहले सत्र का। जैसे कि राष्ट्रपति केंद्र में करता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में करता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब छुट्टी पर हो तो किसी भी सदस्य को सुनिश्चित करके नियुक्ति कर सकता है। किसी सदस्य को कार्यवाही मतलब वो सौंप सकता है। जब विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अवेलेबल ना हो, खाली हो, तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को वो बैठा सकता है उस पद पर। ये उसको राज्यपाल को शक्ति मिला हुआ विधायी शक्ति में। उसका देखते हैं कि राज्य विधान परिषद, ध्यान दीजिएगा यहाँ परिषद है, सभा नहीं है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का छठे भाग को वो नामित कर सकता है। छठे भाग का मतलब कि यदि अगर 60 है तो इसका छठा भाग क्या हो जाएगा, इसका छठा भाग 10 हो जाएगा। तो मतलब कि 10 सदस्य को राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो 10 सदस्य कौन कौन होते हैं, 10 सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो, उसका ज्ञाता आदमी हो, तो उस वैसा वैसा व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। जिस प्रकार की राष्ट्रपति, जब हम आपको राज्यसभा पढ़ा रहे थे, राज्यसभा में बताए थे कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। टोटल 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। आप कमेंट में छाप दीजिए कि 12 सदस्य जो होता है वो किस किस कहाँ कहाँ से वो 12 सदस्य आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब कि किस कौन से 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। कमेंट बॉक्स में ये छाप दीजिए, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट है, वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय सदस्य नियुक्ति करता है। जैसे कि लोकसभा में बताए हुए थे, लोकसभा पढ़ाए तो नहीं है लेकिन वहाँ भी करता है। राज्य विधानसभा में ऊपर वाला जो था वो विधान परिषद था और यह विधानसभा है, तो एक आंग्ल भारतीय को नियुक्ति करता है। उसका देखते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने पर राज्यपाल के पास क्या क्या प्रावधान है उसके लिए, उसके बारे में चर्चा करता है। राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, कोई भी विधेयक जाता है। विधेयक 3 प्रकार का होता है, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। 3 प्रकार का विधेयक होता है। तो इस विधेयक जब राज्यपाल के पास पहुंचता है तब क्या क्या राज्यपाल के पास क्या क्या कमांड होता है, क्या क्या वो कर सकता है। इसको हम आपको इसके अगले वाला वीडियो में हम आपको जब राष्ट्रपति और जब राष्ट्रपति, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर का जब तुलना करेंगे तब इसके बारे में, ये विधेयक के बारे में हम डिटेल्स आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या शक्ति होता है और गवर्नर के पास क्या क्या शक्ति होता है किसी भी विधेयक को लेकर। अभी हम लोग बस मोटा मोटी जान लेते हैं कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाएगा तो क्या होगा। हम लोग इसके बाद आर्टिकल वाइज राज्यपाल को पढ़ेंगे।
उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच तुलना करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच तुलना करना। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये टॉपिक अच्छा से क्लियर कर लेंगे। अभी ये राज्यपाल का और 2 वीडियो और आने वाला है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको इस तरह ही पढ़ने में सही लगता है, या फिर आपको बोर्ड में समझा के अच्छे से समझा के पढ़ाना वो सही लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है, किस टाइप का हम आपको बताएंगे, किस तरह आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। हम बोर्ड में भी आपको कुछ कुछ टॉपिक बोर्ड में भी पढ़ाए हुए हैं, तो आप बोर्ड वाला टॉपिक भी देख सकते हैं। बोर्ड में जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह आपको अगर पसंद है तो उस तरह पढ़ाया जाएगा, अगर इस तरह पसंद है तो इस तरह पढ़ाया जाएगा। दोनों तरह में से किसी तरह भी आपको जिस तरह पसंद है उस तरह होगा। ठीक है, तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। जब विधेयक आता है तो सबसे पहले राज्यपाल के पास होता है कि वह या तो स्वीकार कर लेगा, पहला नंबर पॉइंट है वो स्वीकार कर लेगा, और जो विधेयक है वो बन जाएगा, विधि बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा नंबर है कि स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, उसे राज्यपाल रोक भी सकता है। और विधेयक को यदि वह धन संबंधी विधेयक ना हो, मतलब कि धन विधेयक यदि ना हो, तो वह पुनः पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि जब बिना पुनर्विचार किए जो वापस भेजता है, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए भी अगर राज्यपाल को पुनः भेज देगा, तो वो ऑटोमेटिक स्वीकृति उसको देना पड़ेगा, राज्यपाल को स्वीकृति देना पड़ेगा। राज्यपाल के एक एक्स्ट्रा पावर होता है कि वो राष्ट्रपति के लिए जो है वो विधेयक को सुरक्षित कर सकता है। मतलब कि कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल बोलेगा क्या कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ये बोला जो है राष्ट्रपति से ही हो पाएगा, राष्ट्रपति, इसीलिए राष्ट्रपति के लिए वो पद को नहीं, वो विधेयक को सुरक्षित कर सकता है राज्यपाल। तो ये 4 प्रकार का विधेयक के लिए उसके पास प्रावधान है, या तो स्वीकार कर लेगा, या तो उसको रोक देगा, या तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लेगा। उसका देखते हैं 7वां नंबर पॉइंट है। इतना दूर में तो किसी को कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। देखिए जहाँ भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कहीं भी, हम आपको अच्छे से बोर्ड में तब वो बात को क्लियर कर देंगे। 7वां नंबर पॉइंट है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इसका आर्टिकल 22 के हिसाब से जब हम बताएंगे तब बेटर समझ में आएगा कि किस आर्टिकल में इसका बारे में है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को भी अधिकार प्राप्त है। जब सत्र नहीं चलता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों ही अध्यादेश जारी कर सकता है। 1 2 3 के हिसाब से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए इसका कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह राज्य के लेखों से संबंधित विधि बनाता है। वित्त आयोग, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। मतलब कि जितने प्रकार के ये लोग जो मेन पोस्ट है, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रण, जिसको कि राज्यपाल ही नियुक्त करता है, तो ये अपना जो खाका होता है, अपना रिपोर्ट होता है, ये राज्यपाल को ही भेजता है। उसके बाद राज्यपाल क्या करता है, उसके बाद राज्यपाल करता है ये, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो वो राज्यपाल जो है विधानसभा में इसकी ये बात को रखता है कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया हुआ है, इस बारे में क्या किया जाए नहीं किया जाए, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है। विधायी शक्ति देख लिए, अब देखते हैं वित्तीय शक्ति क्या क्या है राज्यपाल की। हम लोग 2 शक्ति देख लिए, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति देख लिए, अब देखते हैं वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि राज्यपाल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि राज्य बजट होता है, को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। मतलब कि राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वित्त बजट जो है वो विधानमंडल के सामने रखा जाए। विधानमंडल का मतलब होता है या तो विधानसभा या तो विधान परिषद। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसके पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी प्रकार का धन विधेयक अगर लाया जाता है विधानमंडल में, तो उसको जो है विधानमंडल में, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक, धन विधेयक। तो इसको लागू करने से पहले, मतलब लाने से पहले राज्यपाल को एक बार नोटिस देना पड़ता है कि हम जो है धन विधेयक लेके आ रहे हैं, तो आप इसको अलाउ करते हैं कि नहीं अलाउ करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब धन विधेयक जब लाया जाता है तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल उसको घुमा नहीं सकता। क्यों नहीं घुमा सकता है, क्योंकि उसको पहले अनुमति, पूर्व अनुमति से ही वित्त विधेयक, धन विधेयक जो है पूर्व अनुमति से विधानसभा में लाया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक जो है लोकसभा में लाया जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में
लाया जाता है। तो इसका वित्त शक्ति हो गया कि पहले उसको बताना पड़ता है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है कि बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अनुदान का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बजट में अगर 400-500 रुपया का मान लीजिए कोई भी बजट है, 500 रुपया का खर्चा अगर मान लीजिए निर्धारण किया गया है, लेकिन जब वो काम होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद देखा जाता है कि 500 रुपया में काम नहीं बन रहा है, हमको 700 रुपया में काम बनेगा, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। तो 200 रुपया जो एक्स्ट्रा हो गया, तो वो 200 रुपया एक्स्ट्रा के लिए राज्यपाल को बोलना होगा कि देखिए राज्यपाल महोदय, हमारे पास जो है 500 रुपया का बजट बनाए थे, लेकिन 500 रुपया से बजट जो है भाग गया है, तो ये आप अनुदान कीजिए। तो 200 रुपया जो है वो अनुदान में गिनती हो जाएगा कि 200 रुपया का अनुदान हमको कीजिए। ये बिना राज्यपाल की अनुमति के ये नहीं हो सकता। तो वही है कि राज्यपाल के किसी प्रकार का अनुदान राज्यपाल की सहमति के बाद ही होगा। उसके बाद है कि पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। पंचायत और नगर पालिका के लिए 5 साल में जो सर्वे किया जाता है उसके लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। यहाँ भी समझ में आ गया होगा विधायी शक्ति हम लोग 3 शक्ति पढ़ चुके हैं, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्त शक्ति, ये 3 शक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका देखते हैं न्यायिक शक्ति, ये हम लोग का लास्ट शक्ति है। न्यायिक शक्ति ही लास्ट शक्ति है। उसके बाद शक्ति के खत्म, राज्यपाल का शक्ति खत्म हो जाएगा। ये राज्यपाल बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही पूरा डीपली हम आपको बता रहे हैं। एक बार राज्यपाल देखने के बाद कहीं भी कोई वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार ये आप वीडियो देख लीजिए पूरा, और ऊपर से हमारे वेबसाइट में जाके ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिए खुद से कि क्या क्या लिखा हुआ है। हम तो आपको शॉर्टकट यहाँ बता रहे हैं ना, कि जितना समझ में आ जाए उतना ही बता रहे हैं। एक बार खुद से आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहीं भी कुछ देखने वेखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए न्यायिक शक्ति में क्या क्या है। तो न्यायिक शक्ति में कि राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य का कार्यपालिका शक्ति का हस्ताक्षर हो, किसी निर्दोष ठहराया गया हो, किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। इतना लंबा आपको नहीं दिमाग लगाना है क्या लिखा नहीं लिखा, सीधा सीधी हम बता देते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार है जो कि राज्य का विधि के हिसाब से, राज्य का विधि समझिएगा, केंद्र नहीं, राज्य अगर कोई भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का दंड दे देता है तो राज्यपाल का यह शक्ति होता है कि वह उस व्यक्ति को जिसको दंड मिला हुआ है उसका व्यक्ति को दंड को खत्म कर सकता है, दंड को कम कर सकता है और परिहार कर सकता है। मतलब कि उसको मतलब कि मान लीजिए 15 साल का उसको मिला हुआ है तो उसको कम कर सकता है। तो इस प्रकार का शक्ति राज्यपाल को मिला हुआ है। लेकिन हाँ, सिर्फ राज्य के लेवल का ही अगर कोई कानून वो भंग करता है उस सिचुएशन में, अगर केंद्रीय कानून भंग करता है, मान लीजिए कोई आतंकवादी को अगर सजा दे दिया तो राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है। तब राष्ट्रपति से गुहार लगाना होगा कि राष्ट्रपति महोदय हमको बचा लो। और एक बात, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया जाए तो राज्यपाल उसको नहीं बचा सकता। लेकिन अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति से गुहार लगाएगा कि राष्ट्रपति हमको बचा लीजिए, तो वैसा सिचुएशन में राज्यपाल पहले उसको मतलब कि राज्यपाल से होके गुजरेगा। राज्यपाल अगर आदेश देगा, राज्यपाल अगर सहमति जताएगा कि ठीक है तुम राष्ट्रपति से ये आग्रह कर सकते हो, तो उसके बाद राष्ट्रपति उसमें देखरेख करेगा। उसका राष्ट्रपति का मन होगा तो उसको ठीक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, इसका इतना लंबा का मतलब बस उतना ही है। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में राष्ट्रपति से विचार कर सकता है। मतलब कि राज्यपाल जो होता है वो हाई कोर्ट का जो सुप्रीम जज होता है उसका नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सलाह मशवरा कर सकता है। ये इसका न्यायिक शक्ति का एक इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट हो गया कि हाई कोर्ट का जो भी जज को बनाएगा वो राष्ट्रपति से वो सलाह मशवरा विचार विमर्श कर लेगा। वो उसका आता है कि वह राज्य हाई कोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। मतलब कि जब हाई कोर्ट का जज को नियुक्त करता है तो वो राष्ट्रपति से पूछता है, उसके बाद मुख्यमंत्री से पूछता है, और यदि उसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की बात आती है तो वो हाई कोर्ट के जज से पूछेगा, हाई कोर्ट से जज से सलाह मशवरा लेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की मुख्यमंत्री का जब नियुक्ति करता है तो हाई कोर्ट से पूछता है, उसके बाद जब मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री को नियुक्ति करता है तो वो मुख्यमंत्री से पूछता है। उसी प्रकार जब हाई कोर्ट की नियुक्ति करता है तो वो राष्ट्रपति से पूछेगा, और जब निचले न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वो हाई कोर्ट से पूछेगा।
ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रहा होगा, जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है कि वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। मतलब कि न्यायिक आयोग का मतलब हो गया राज्य में जो भी न्याय के लिए जो भी काम वाम चलता है उसका भी वो नियुक्ति कर सकता है। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करेगा। मतलब कि राज्यपाल कोई भी काम करेगा, उसको या तो हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा, परमिशन तो नहीं, सलाह मशवरा करना होगा, या तो मुख्यमंत्री से उसको सलाह मशवरा करना होगा। उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले सकता है। तो इतना सारा विधायी शक्ति हो गया, न्यायिक शक्ति इतना सारा हो गया। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको सब सारी शक्तियाँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अंतिम में देखते हैं, अंतिम में इसका मूल्यांकन की जब बात आता है तो मूल्यांकन थोड़ा-सा कर देंगे हम लोग कि इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ-साथ, इसका मतलब साथ-साथ हो गया, केंद्र का प्रतिनिधि भी करता है। ये चीज़ हम आपको पहला ही वीडियो में बहुत डिटेल से बताए थे कि वो दोहरी पद को धारण किए हुए राज्यपाल रहता है। किस प्रकार दोहरी पद को धारण किए हुए रहता है, ये फर्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल से बताए हुए हैं, तो वहाँ पे आप फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए। बाकी बस आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा राज्यपाल के शक्ति के बारे में। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। कार्यकारी शक्ति में 9 पॉइंट था, विधायी शक्ति में 7 और वित्तीय शक्ति में भी 6 पॉइंट और न्यायिक शक्ति में भी 4 पॉइंट था। तो इतना-इतना अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद राज्यपाल से कहीं भी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ना ही ग्रेजुएशन में छूटेगा, ना ही यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता, ना ही वहाँ छूटेगा। तो हम लोग राज्यपाल को पूरा तरह से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच का तुलना करेंगे, दोनों में अंतर क्या-क्या है, दोनों में समानता क्या-क्या है, तो हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। उसका एक और वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल की क्या कार्य है, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दिया हुआ है, राज्यपाल का सब काम सब क्या है, तो हम लोग लास्ट में करेंगे। और वो जो आर्टिकल के बारे में रहेगा वो हम आपको बोर्ड में बताने वाले हैं, क्योंकि तभी हम अच्छा से आपको उम्मीद करते हैं कि सबको ये टॉपिक अच्छा से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही डिटेल से हम आपको बताए हुए हैं राज्यपाल के बारे में। अब हम लोग इसका नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करेंगे, वही राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध के बारे में, और फिर आर्टिकल वाइज लास्ट में देख लेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा राज्यपाल टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको जो जो कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कॉपी में ही इसी तरह का चाहिए, अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए, या फिर बोर्ड वाला वीडियो चाहिए, बोर्ड में समझाने वाला वीडियो, दोनों में से किस प्रकार का वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, कमेंट करके वो ज़रूर बताइएगा। बाकी राज्यपाल का पहला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, राज्यपाल खत्म हो गया। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या इसमें क्या पसंद नहीं आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जितना ही पॉसिबल हो सके, क्योंकि अगर मोटिवेट मिलता है उसमें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तब थोड़ा मोड़ा मोटिवेट मिलता है, तो ज़्यादा अच्छा से बताने का इच्छा होता है, अच्छा मन लगता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।